एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर सास बुरी है तो उनकी सास होगी, अगर नंद बुरी है तो उनकी भी नंद होगी, अगर भाभी बुरी है तो उनकी भी भाभी होगी। इंसान इस संबंध में बंधा हुआ है। अगर अच्छे कर्म करते रहो तो अच्छा ही होता रहेगा। मैं अपनी भाभी से जली कटी अपने ससुराल पहुंची थी और मन में इतनी कड़वाहट थी। जब वहाँ पहुँची तो वहाँ मेरी भाभी से भी गुरु मेरी नंद निकली। नंद ने मुझे सताने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कम तो मैं भी नहीं थी, अपनी नंद के ऊपर राज करना चाहती थी और हमेशा उसका बुरा सोचती रहती थी। तभी वह सब कुछ हो गया मेरे साथ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं अपने मायके आकर बेड पर लेटी बुरी तरह से रो रही थी और अपने कर्म को सोच रही थी। मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। शायद आप भी ऐसी कहानी से गुजरे होंगे। आप लोग बताइए, इनमें कौन गलत था, मैं या मेरी ननद? पूरी कहानी सुनकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम नेहा है। मैं एक मिडिल क्लास घर से संबंध रखती थी। मेरी शादी बहुत ही ऊंचे घर में हो रही थी। मेरी सहेलियां तो जलन के मारे लाल पीली हो रही थीं और मैं खुशी से निहाल हो रही थी क्योंकि मेरा पति भी किसी फिल्मी एक्टर से कम नहीं था। वह बहुत खूबसूरत थे। मैं गिन गिन कर अपना दिन बिता रही थी। खैर, वह भी पल आ गया था जब मैं अपनी जेजे कॉलोनी के टूटे फूटे घर से निकलकर महलों की रानी बन गई थी। शादी के 20 दिन के बाद मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ देने का कई वादे और कस्में खाए थे। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना, हर फूल के साथ कांटा भी जरूर होता है। हर खुशी के पल्लू में नन्हा सा गम भी छुपा होता है। इस बात की मुझे समझ अपनी शादी के बाद हुई थी। मैं अपने घर में सुबह देर से उठने की आदत थी। मेरा ससुराल भी काफ़ी मॉडर्न था। मुझे लगता था यहाँ मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होगी। मेरे ससुराल में था ही कौन, एक पति था, एक सास और एक ननद। इसलिए मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने जोर जोर से खटकाया था, जैसे कोई भूचाल आ गया हो। मेरे पति लकी, वो भी घबरा कर उठकर खड़े हुए थे। मैं भी आंखें मलती उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। वह दरवाज़ा खटखटा रही थी। लकी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी नंद शारदा खड़ी थी। वह अपने भाई को पीछे करते हुए मुझ तक पहुंची थी और एक गंदी सी शक्ल बनाकर बोली, भाभी आप अभी तक सो रही हैं? जल्दी से उठिए, मुझे आपके हाथ से पका हुआ नाश्ता करना है। मेरी सारी सहेलियां अपने भाभीियों के हाथ से नाश्ता करती हैं। मैं उस अचानक की फरमाइश पर घबरा सी गई थी। शारदा के पीछे ही मेरी सास भी पहुंच गई थी। वह शारदा को डांट रही थी कि ये क्या बचपना है, अभी तो बहू ने मीठा भी नहीं बनाया। तो शारदा बोली, पहले मीठा बना देगी भाभी, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाएंगी। फिर वह बोली, भाभी आप 15 मिनट में फ्रेश होकर किचन में आ जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। सास और ननद के जाने के बाद मैं लकी की तरफ तरसती नज़रों से देखा था। वह अपनी बहन से इस हरकत पर मुस्कुरा रहा था। मुझे खूब चिढ़ हुई थी, इसलिए मैं बोली, लकी मुझे शारदा की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसे जाकर समझाइए कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरी ये बात पर लकी माथे पर बल पड़ गए थे। मैं जल्दी से बोली थी, नेहा आज तो तुमने ऐसी बात कर दी है, मगर दोबारा तुम्हारे मुंह से कुछ ऐसा ना सुनो। शारदा मेरी छोटी बहन है और बहुत ही लाडली है। पापा की मृत्यु के बाद मैंने उसे बाप बनकर पाला है। अगर तुमने आज के बाद शारदा के लिए कोई ऐसी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हें अपने हाथों से गाड़ी में बिठाकर तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए। लकी की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ यूं बात करता है भला। मैं फ्रेश होकर किचन में चली गई थी, जहां शारदा की फरमाइशों की लंबी लिस्ट तैयार थी। मैंने उसकी मर्जी के हिसाब से ही सब कुछ बना डाला था। शारदा मुझसे उम्र में 2 साल ही छोटी थी। इतनी वो बच्ची भी नहीं थी कि उसे एहसास ना हुआ हो कि नई नवेली दुल्हन की कई तरह के अरमान होते होंगे। खैर, धीरे धीरे मुझे हर चीज़ की आदत हो गई। मुझे समझ में आ गया था इस घर में शारदा का ही सिक्का चलता है। मैं भी लकी के खातिर शारदा के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती थी। हमारी शादी को 4 महीने हो चुके थे, मगर अभी तक भगवान ने हमें कोई खुशी नहीं दी थी। मैं दिन रात औलाद के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था जब मेरी औलाद आ जाएगी तो शारदा की अहमियत घट जाएगी। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि घुटन वाले माहौल से निकलोगी तो प्रेग्नेंट भी हो जाओगी। इसलिए मैंने हनीमून पर जाना चाहती थी, लेकिन लकी अपने कामों में बिजी था। वह इतना टाइम भी नहीं निकाल पाया था कि हम हनीमून पर ही चले जाते। मैं भी उनके पीछे ही पड़ी रहती थी।
वो मुझको डांट देते थे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना की। इधर लकी ने मेरी बात मान ली थी। वह बोले थे हम हनीमून पर चलेंगे। मैं बहुत खुश थी। सारा दिन तैयारी करती रही। रात डिनर पर उन्होंने मेरी सास को बताया था कि हम 3 हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रहे हैं, मंसूरी और मनाली जाएंगे। ये सुनकर शारदा तो उछल ही पड़ी थी। वो बोली भाई मुझे भी जाना है, मेरी सारी सहेलियां भी घूमने गई हुई हैं, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मेरी सास ने शारदा को आंखें दिखाई थी जबकि लकी मुस्कुरा पड़े थे। वह बोले जरूर। अब मेरे सब्र की बांध टूट गई थी। आखिर मैं बोल ही पड़ी थी शारदा अपनी सहेलियों से पूछना क्या वह भी अपनी भाभी का हनीमून खराब करने गई हैं या फैमिली टूर पर। मेरी बात सुनकर शारदा रोने लगी थी जबकि मैं खाने की मेज पर उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे लकी से बहुत डर लग रहा था कि वो मुझ पर चीखेगा और चिल्लाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे में आए और चुप से सोने के लिए लेट गए थे। सुबह हुई तो उन्होंने मेरा पैक किया हुआ सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और मुझे चलने को कहा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे लगा था मैं जीत गई हूँ। अब शारदा कभी मेरी खुशियों के बीच नहीं आएगी। मगर ये क्या, लकी ने मेरे मायके के घर के सामने गाड़ी रोक कर कहा था यहाँ पर उतर जाओ, तुम्हारा स्टॉप आ गया है। मैं नासमझी से उनको देख रही थी तो वह बोले मैं मम्मी और शारदा को वैष्णो देवी दर्शन करवाने लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें घर पर अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इधर छोड़कर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारी अकल ठीक ना हो जाती तुम यहीं पर रहोगी। ये शब्द सुनकर मुझे जैसे कांटे चुभे थे जिन्होंने मेरा पूरा बदन छलनी छलनी कर दिया था। मैं लुटी फुटी सी घर में दाखिल हुई तो मेरी मम्मी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। 3-4 दिन सुकून से गुजरे होंगे। भाभी ने मुझ पर शब्दों के ताने कसने शुरू कर दिए थे। वह मेरी मम्मी की परवरिश पर खूब मजाक उड़ाती थी। बेटी की कैसी परवरिश की है, 6 महीने भी घर न बसा सकी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि भाभी ने भी कह दिया कि नेहा अब तुम यहाँ मेहमान तो नहीं रही ना। मेहमान तो 2 दिन तक ही होते हैं और तुम तो यहाँ पर डेरा जमा कर बैठ गई हो। अपनी भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। मुझे इन सब के व्यवहार पर दुख हो रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुझे मजदूरी करना पड़ रही थी। हमारे रिश्तेदार भी घर आकर 100 बातें सुनाया करते थे। नेहा तो ससुराल में दिल नहीं लगा, पता नहीं क्या चक्कर था। उन्हीं बातों से तंग आकर मैंने 2 महीने बाद अपना सामान उठाकर वापस ससुराल चली आई थी। मेरी सास ने मेरा बड़ा अच्छे से स्वागत किया था जबकि शारदा मुझे वहाँ देखकर बहुत गुस्सा हुई थी। वो बोली भाभी आपने बिना वजह आने की ज़रूरत की क्या हुआ, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें ज़्यादा दिन रखा नहीं। मैं तो भैया के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था क्योंकि होना भी वही था जो शारदा कह रही थी। मगर मेरी सास ने शारदा को 2-4 बातें सुनाकर चुप करवा दिया था। लकी जब ऑफिस से वापस आए तो मुझे देखकर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की नहीं रह गई थी। लेकिन मैं अपने मायके से अपनी ज़िंदगी का सबक सीख कर आई थी। शादी के बाद औरत की इज्जत सिर्फ और सिर्फ ससुराल में ही होती है। इसलिए मैं शारदा की खुशामद करने पर मजबूर हो गई थी और उसके आगे पीछे फिरा करती थी। यूँ शारदा के आगे पीछे होना देखकर लकी का व्यवहार भी मेरे साथ अब ठीक हो गया था। मैं औलाद के लिए प्रार्थनाएं करती ना थकती थी। लकी औलाद के ख्वाहिशमंद थे, मगर ये देर भगवान की तरफ से थी। हम दोनों बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थे। उधर शारदा मुझे जज करने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर मैंने नोट किया था आजकल वह किसी और ही चक्कर में थी। वह सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती थी, घर से 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाती थी। मैंने भी उसका राज जानने की ठान ली, इसलिए मुझे बहुत जतन करने पड़े थे। मगर आखिर सच कब तक छुपाया जा सकता था। तो बात ये थी कि शारदा किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मेरे मोहल्ले में एक नया लड़का आया था। सिंपल और साधारण था। उसका गहरा काला रंग था, लंबा चौड़ा नौजवान लग रहा था। उसमें ऐसी कोई खूबी ही नहीं थी जिसके बिना पर उस लड़के से मोहब्बत की जाती। मगर शारदा की आंखों पर पता नहीं क्या पट्टी बन गई थी। मैं इस सारे प्यार मोहब्बत के गुटरगुर से अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वह लड़का एक दिन शाम को शारदा को एक लिफाफा देता था। उसके बाद शारदा कई घंटे के लिए अपने कमरे में बंद हो जाती थी। अब मैंने ठान लिया था कि अपने पति को उसकी लाडली बहन का असल रूप दिखाऊंगी। इसलिए मैं और लकी जब भी इकट्ठे बैठते मैं उससे यही कहा करती थी कि शारदा का कहीं अच्छी जगह पर रिश्ता ढूंढ लो, जवानी बड़ी मुजोर होती है। आजकल का तो ज़माना ही ऐसा है। लकी मेरी बात से चिढ़ जाते और कहते ज़माना जैसा भी हो, मेरी बहन को इस ज़माने की हवा नहीं लगी। मैं दिल में उनकी इस गलतफहमी पर खूब हंसती। अब मैं शारदा की पूरी जासूसी कर रही थी। एक दिन मैंने शारदा को घर से बड़ा तैयार होकर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करने की ठान ली।
मैं उससे थोड़ी दूरी पर चल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे घर से निकल तो गई थी। वह सहेली का कहकर घर से निकली थी। शारदा हमारी गली से मुड़कर एक आलीशान से गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो उसमें एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। वह लड़का शक्ल से ही बहुत अमीर लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई थी। मुझे बहुत जलन हो रही थी। आखिर शारदा के हाथ इतनी बड़ी हस्ती लगी कैसे थी? इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने पूरा राज मालूम करने की कोशिश की थी। शारदा राज जानकर बड़ी बेचैनी सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि शारदा और उस अमीर लड़के की मोहब्बत बड़ी जोरों शोरों से चल रही थी, जबकि वह काला सा लड़का तो सिर्फ उस अमीर लड़के के खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था? शारदा उस घर में खुशहाल जिंदगी बिताती। इस तरह तो ऐसे कभी भी उसके किए की सजा ना मिलती, उस सब की जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने खतरनाक आइडिया बना लिया था। उस आइडिया के आगे या तो मेरे लिए स्वर्ग थी या फिर नर्क थी, लेकिन मैं आंख बंद करके उसमें कूद पड़ी थी। मैंने लकी से साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से शारदा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानी थी। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा जहर लकी के कानों में घोलती रहती थी। एक दिन वह लड़का शारदा से इस लड़के के घर में मिलने आया था। शारदा को शादी के लिए राजी करने आया था। मैंने लकी को फ़ोन करके बुला लिया था। वह घर आया तो मैं उनको अपने साथ छत पर ले गई। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। जल्दी शारदा हमारे घर से निकलकर उस लड़के के घर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने लकी को कहा वह गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। उसका रंग गुस्से से लाल हो रहा था। वह मेरे पीछे चले आए थे। शारदा घर में दाखिल हुई तो मैंने उससे गुस्सा चढ़ाने के लिए कहा, शारदा, मैं देख चुकी हूँ तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने तो अपने भाई के मुंह पर कालिक मल दी है। वह हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाते हुए बोली, हाँ, मिलकर आई हूँ उस लड़के से। मेरा और उस लड़के का चक्कर चल रहा है। मैं हर दिन उस लड़के से मिलने जाती हूँ, सबकी आंखों में धूल झोंक कर। अब जान लिया ना सच, अब खुश होना। लेकिन ये सब जानकर भी अब कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बताओगी तो वह तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल देगा, मगर मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि वो मुझ पर अंधा भरोसा करता है। शारदा की बातें सुनकर लकी गेट के पीछे से निकल आए थे। उन्होंने थप्पड़ मारकर शारदा का मुंह लाल कर दिया था। मेरी सास भी भागकर अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई थी। लकी ने बोला, अंधा भरोसा करता हूँ मगर अंधा हूँ नहीं। आज अगर पापा जिंदा होते वह तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारी शादी कर देते, और मैं भी यही करने वाला हूँ। अब जल्दी से तुम उस लड़के का पता बताओ, मुझे तुम्हारा रिश्ता लेकर उसके घर जाना है। शारदा ने डरती हुई कांपती हुई उस लड़के का घर का एड्रेस बता दिया था, और अगले ही दिन लकी हम सबको लेकर उसके घर पहुंच गए और शारदा को भी साथ ले गए। अब हम उनके घर पहुंचे तो शारदा का आशिक अर्जुन घर पर नहीं था। अर्जुन के माता पिता और उसकी बहनें हमें मिली थी। अर्जुन की 4 बहनें थी और अर्जुन अपने घर में बिल्कुल अकेला था और सबसे बड़ा था। ये देखकर तो मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे। कहाँ शारदा अकेली थी और उसने मेरे नाक में दम कर रखा था, और यहाँ तो उसकी 4 नंदें थी। तो इसका क्या हाल होने वाला था। जब लकी ने अर्जुन को अपने बहन की और अर्जुन की प्रेम कहानी की उसकी माँ को सुनाई तो वे लोग शादी के लिए तो तैयार हो गए थे, और वे लोग भी काफ़ी अमीर और पैसे वाले लग रहे थे। उन्होंने शारदा को पसंद कर लिया। अब अर्जुन भी वहां पहुंच चुका था। अब बात शादी की तय हो गई। अगले 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर शारदा की शादी तय की गई। लेकिन शारदा बड़ी उदास थी। वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने शारदा की फ़ोन पर बातें सुनी थी। वह चाहती थी कि उसकी सारी नंदों की शादी हो जाए, तब वह शादी करेगी। लेकिन मेरी वजह से उसे जल्दी शादी करनी पड़ रही थी, और अब शादी का दिन भी आ गया था। अब वह विदा होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल चली गई। खैर मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई थी, और शारदा का मनहूस साया मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा होगा। वह तो अपने ससुराल वालों की खुशामद कर करके अपना पेट भरती होगी। मेरी सास शारदा के गम में बहुत उदास रहती थी। मैं शेरनी बन गई थी। अपने सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। उन्हीं दिनों भगवान ने मुझे औलाद की खुशी भी दे दी थी। मैं मां बनने वाली थी। लकी के दिल से भी अपनी बहन का गम निकलता नहीं था। अब तो मैं उनकी लाडली पत्नी बन चुकी थी। हर चीज़ पर मेरा हुक्म चलता था। यही सब तो मैं चाहती थी। बिना वजह शारदा ने मेरे इतनी कीमती वक्त खराब कर दिया था। खैर अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाया करती थी।
यूं ही मेरा 8वां महीना पूरा हो चुका था। इधर मेरे आराम के दिन थे, मगर मेरी सास ने तो अजीब ड्रामा शुरू कर दिया। कभी उनको चक्कर आ रहे होते थे तो कभी उनका जी मतलाने लगता था। सारा सारा दिन उल्टियाँ करती रहती थी। अब तो उनका बेटा भी उनके लिए फिक्र कर रहा था। मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी कि काम ही नहीं हो पाता था, जबकि मेरी सास तो पूरा बेड रेस्ट पर थी और मैं ये सब ड्रामा ही समझती रही। मगर उनकी असलियत तो मुझे तब मालूम हुई जब मैंने उन्हें गायनी वार्ड में देखा था। माँ तो बेटी से भी 2 कदम आगे निकली थी। उसने भी मेरे और लकी के आंखों में धूल झोंके थे। यूं था कि पेट में दर्द का बहाना बनाकर लकी के सामने रोती रहती। वह भी मेरे लिए काफ़ी फिक्र कर रहे थे। मैंने उनसे मम्मी के घर जाने के लिए परमिशन मांगी तो उन्होंने जल्दी से दे दी थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी और मेरे पीछे सब संभाल लेंगे। मगर आराम के लिए मम्मी के घर पहुंची थी। दुनिया में शायद सिर्फ माँ ही होती है जो अपने बच्चों के बिन लालच के मोहब्बत करती है। मेरी मम्मी ने बड़ी खुशी दिल से मेरा स्वागत किया था। वह तो मुझे बेड से उतरकर पानी भी नहीं पीने देती थी। कुछ दिन भाभी ने भी बैठकर खाना दिया था। अब तो उनकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था। वह मुझे बहाने बहाने से काम करने को कहती थी। एक दिन तो मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ाकर बोली, घर का झाड़ू पोछा करो, उससे तुम्हारी डिलीवरी में आसानी हो जाएगी। मैंने खिसियाई नज़रों से अपनी मम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत बेबस नजर आई थी। मैंने बड़े गुस्से से झाड़ू पकड़ा और इधर उधर जोर जोर से मारने लगी। यूं ही न जाने किसी बुरी घड़ी में मेरा पैर मुड़ा और मैं सीढ़ियों से नीचे गिरी। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मुझे कुछ मालूम नहीं था मुझे कब डॉक्टर के पास ले जाया गया था और कब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं कई घंटे बेहोशी के बाद होश में आई तो मुझे अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हुआ था, जैसे मुझे मेरा जिस्म का कुछ हिस्सा अलग हो गया हो। मैंने जल्दी से अपने पेट की तरफ देखा तो मैं समझ गई। मैंने खुशी से मम्मी को बुलाया और कहा, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे बेटा हुआ है या बेटी? मेरी बातें सुनकर मम्मी रोने लगी थी। उनके रोने से मैं घबरा गई थी। मैं चीख चीख कर नर्सों से अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी थी। तब मुझे लेडी डॉक्टर ने बताया, भगवान ने मुझे बेटा दिया था, मगर हम सब बच्चे को नहीं बचा पाए। अब तो शायद आप कभी माँ नहीं बन पाओगी। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। इसलिए उन्होंने मुझे आराम का इंजेक्शन लगा दिया था। फिर यूं होता जैसे ही मुझे होश आता मैं चीखने लगती। इसी वजह से मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। 3 दिन बीत जाने के बाद जब मैं होश में आई तो अपनी सास की आवाज़ सुनी थी। वह नर्स को बधाई दे रही थी क्योंकि उनकी बेटी को उसी अस्पताल में चेकअप करने के लिए लाया गया था। इसलिए मेरी सास बहुत खुश थी और फिर मेरी खबर सुनकर दुखी भी थी, क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। मेरा पति भी बहुत दुखी था, लेकिन अपनी बहन का खबर सुनकर उसे भी बहुत खुशी हुई थी। फिर वो मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर दिलासा देने लगा था। देखो ना नेहा, भगवान ने क्या किया, एक तरफ खुशी दी तो एक तरफ गम भी दे दिया। जिस शारदा से तुम इतना चिढ़ती थी, भगवान ने आज उसके जुड़वा बच्चों से उसकी कोख भर दी। तुम्हारी कोख हमेशा के लिए उजाड़ दी। इसलिए कभी भी किसी के लिए बुरा ना सोचो, वह बुराई घूम कर तुम्हारे तरफ ही आती है। शारदा ने भी तुम्हारे साथ बुरा किया था, इसलिए उसकी 4 नंद मिली और एक से बढ़कर एक मिली, जिससे शारदा बहुत डरती। पर उसको प्यार करने वाला पति भी मिला जो उसके हर सुख दुख में साथ रहता है। पूरे 9 महीने के बाद शारदा ने 2 जुड़वा बेटे को जन्म दिया। शारदा ने और उसके पति अर्जुन ने एक बेटा हमें गोद दे दिया। लेकिन शारदा, तुम मुझसे एक बार फिर जीत गई हो। मैंने शारदा से कहा, शारदा तुम मुझे माफ़ कर दो। शारदा, तुमने शादी के बाद मेरा साथ बहुत बुरा किया था, मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। जब मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा किया तो भगवान ने मुझसे मेरी औलाद छीन कर फौरन बदला ले लिया, जबकि तुम तो आज भी वैसे ही हो। मुझे देखकर वह पीली पड़ चुकी थी, उसके आंखों में आंसू थे। शारदा बोली, भाभी मुझे आप एक आंख नहीं भाती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे भैया से दूर हो जाओ। भैया सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी आपको जज करने की, ताकि तुम भैया को छोड़कर चली जाओ। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा मुझे मिलना ही था, और मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद की। और देखो ना, मेरी नंद भी एक से बढ़कर एक निकली। एक तो मैं लव मैरिज की थी, उन चारों को मैं फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे सारा दिन मुझसे रसोई में ही खड़ा करके रखती थी, और जब मैं अपने पति से उनके बारे में बात करती तो अर्जुन कहते कि कोई बात नहीं, नंद है, उनकी बातें बर्दाश्त किया करो। एक दिन उन चारों को अपने घर चले जाना है, फिर तुमने ही अकेले इस घर में रहना है। मैं अर्जुन के प्यार में उन सभी की सेवा करती फिरती थी। भाभी, इस दुनिया में हर इंसान को हर जुर्म की सज़ा मिल जाती है। मेरा जुर्म और ज्यादती आपके साथ की थी,
जिसकी मुझे सज़ा मिल गई। अब हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन इस सब में मेरी माँ बिल्कुल बेकसूर है, उसका ख्याल रखिए। मेरी सास को कैंसर हो चुका था, लेकिन हमने जल्दी उनका इलाज करवा दिया। उनका एक ऑपरेशन हुआ और वे ठीक हो गई। अब हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही है। उधर शारदा की भी 4 नंदों की शादी हो गई। इधर मैं भी शारदा के बेटे के साथ पूरा दिन खेलती कूदती रहती हूँ और मेरा घर भी खुशहाल हो गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।